अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। बाकी लोग ऑनलाइन नहीं हो रहे? जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं। हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने डिस्कस करना है दैट इज़ अबाउट ट्यूबरकुलोसिस। वेरी गुड इवनिंग। आज हम इंशाल्लाह टीबी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वॉइस हैं? अच्छा, आवाज़ आ रही है अब? ओके। तो हम डिस्कस करते हैं अबाउट ट्यूबरकुलोसिस और बाकी लोगों को जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं काइंडली। आपको क्या लगता है कि ये जो ट्यूबरकुलोसिस है क्या चीज़ है? आई नो एक डिजीज़ है, लेकिन ये है क्या? हमने मोस्टली सुना होगा कि ये डायबिटीज़ होती है, इसी तरह टीबी भी होती है। ओनली इन्फेक्शन ऑफ लंग्स बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्या सिर्फ लंग्स की टीबी होती है? लंग डिजीज़ है ओनली? आपने शायद इंटेस्टाइनल टीबी के बारे में भी नहीं सुना होगा। इंस्टेड ऑफ दैट बोन मैरो की टीबी के बारे में भी नहीं सुना होगा, है ना? व्हाट डू यू थिंक कि टीबी सिर्फ लंग्स की होती है, किसी और एरिया की नहीं हो सकती? ओके, वेल बोन्स की भी होती है। तो अब ये क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ लंग्स की होती है? अगर बोन्स की होती है तो फिर सिर्फ लंग्स की तो ना हुई ना। व्हाट डू यू थिंक? सोचें ज़रा। बोन्स, स्किन, जॉइंट्स डेफिनेटली होती है बेटा। ज़रा सोचें। मल्टीपल ऑर्गन्स, लाइक मल्टीपल ऑर्गन्स में क्या क्या आता है? आप बिल्कुल ऐसे ही है, ब्रेन का भी टीबी होता है। तो इफ़ यू आर नॉट रॉन्ग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो डिफरेंट ऑर्गन्स का टीबी हो सकता है। लेकिन ये है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या माइकोबैक्टीरियम के थ्रू सेपरेट हो रहा है। ओके, ट्यूबर डिजीज caused by bacteria called mycobacterium tuberculosis। ओके, डू यू थिंक कि ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है सिर्फ टीबी ही काज करता है? अच्छा, मोस्ट पीपल कंसिडर करते हैं। अच्छा, ओके। तो आप लोगों को मोस्ट पीपल्स में नहीं आना चाहिए, आपको पढ़े लिखे लोगों में आना चाहिए कि टीबी जो है ना, ये लंग्स का भी हो सकता है, ब्रेन का भी हो सकता है, बोन मैरो का भी हो सकता है, इंटेस्टाइन का भी हो सकता है। लेकिन जो कॉमनली लिया जाता है, जिस तरह मोस्टली पीपल की आप बात कर रहे हैं, कि वो मोस्टली पीपल का कंसेप्ट ये है कि जो
टीबी है ये सिर्फ फेफड़ों का ही होता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये फर्स्ट लंग से ही होएगी, ये ज़रूरी नहीं है। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ पेशेंट्स हैं उनको इंटेस्टाइन का टीबी हो गया लेकिन लंग्स का टीबी नहीं था। इट्स नॉट नेसेसरी कि लंग्स का टीबी है तो वो ट्रैवल करके किसी और जगह पे इन्फेक्शन काज करेगा। इट्स नॉट नेसेसरी। ओके, ये ज़हन से निकाल दें कि अगर लंग्स का टीबी होगा तो वो स्प्रेड होगा और किसी और एरिया का टीबी काज करेगा। ठीक है, ओके। ये तो आपकी अभी तक परसेप्शन अच्छी नहीं है टीबी के बारे में, है ना? ठीक है, इसके अलावा कोई और कंट्रीब्यूट करना चाहता है, कोई बात उसके माइंड में आ रही है, कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, कंट्रीब्यूट कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि जो टीबी है वो क्या है बेसिकली। ओके, चले मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता देता हूँ, फिर हम स्लाइड्स के ऊपर भी देखते हैं इसको। अबडामनल टीबी भी होता है, डेफिनेटली बेटा होता है, अबडामनल टीबी भी होता है, इंटेस्टाइन का टीबी होता है, अबडामनल टीबी भी उसको कहा जाता है। वेल, तो जो माइक्रो ये जो टीबी है ना, बेसिकली आप यू कैन डिफाइन एज द टीबी इज एन एयरबॉर्न डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरियम दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, अब ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये एक बैक्टीरिया नहीं है, ये कम्प्लेक्स की फॉर्म में है। अब उस कम्प्लेक्स के अंदर राउंड अबाउट 7 स्पीशीज आ रही होती हैं दैट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। ये बात बेटा याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये सिर्फ एक बैक्टीरिया नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एक कम्प्लेक्स माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कम्प्लेक्स है जिसके अंदर राउंड अबाउट 7 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे होते हैं। इनके अंदर माइकोबैक्टीरियम बोवेस है, इफ्राकेनियम है, माइकोबैक्टीरियम माइक्रोटी है, माइकोबैक्टीरियम कैपरी है, माइक्रोबैक्टीरियम पिनिपेडी है, कैनाडी है, मंगी है। इस तरह के इनके 7 नेम हैं। ये 7 माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक कम्प्लेक्स बनाते हैं जिनको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कम्प्लेक्स के नाम से याद किया जाता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग के अंदर मेनली जो डिजीज काजिंग एजेंट है उसके अंदर ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आ रहा होता है जो कि एक ट्यूबरकल बेसिलाई है। याद रखिएगा कि ये जो 7 स्पीशीज हैं उनके अंदर जो ह्यूमन बीइंग के अंदर है, ये भी एक यूनाइटेड स्टेट के अंदर स्टडी की गई थी, उसमें आइडेंटिफाई किया गया था कि जो ह्यूमन बीइंग है या ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ टीबी है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ऑर्गेनिज्म काज कर रहा होता है और उसको ट्यूबरकल बेसिलाई कहा जाता है। टी यू आर और ट्यूबरकल TUBERCLE बेसिलाई कहा जाता है, BACILLI ट्यूबरकल बेसिलाई कहा जाता है। अब इसकी अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें, ये सिंपल एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में था कि जो टीबी है दैट इज कॉज्ड बाय एयरबॉर्न डिजीज। टीबी इज एन एयरबॉर्न डिजीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कम्प्लेक्स कह दें, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस स्पीशीज कह दें, इट्स अप टू यू। ठीक है, लेकिन इसकी जो ट्रांसमिशन है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि मोस्टली हमने वर्ड एक यूज़ किया है कि एयरबॉर्न है। एयरबॉर्न का मतलब होता है कि ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई की फॉर्म में पाया जाता है। गेटिंग में पढ़ना। और इसका जो साइज होता है बेटा, साइज वेरी कर रहा होता है, ये राउंड अबाउट 1 से लेके 5 माइक्रोन इन डायमीटर होता है। अब ये जो माइक्रोन है ये इसका डायमीटर है, ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब जैसे ही एक बंदा कफ करता है, स्नीज करता है, शाउट करता है, सिंग करता है, तो वो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म 1 से लेके 5 माइक्रोन डायमीटर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर निकाल रहा होता है।
अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ही बाहर निकलेंगे तो ये टीनी पार्टिकल्स एयर के अंदर रहेंगे, सेवरल आवर्स के लिए एयर्स के अंदर रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंट। अगर इनको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है तो ये ज़्यादा आवर्स के लिए भी रह सकती हैं। और ये इसकी जो ट्रांसमिशन हो रही होती है बाई एयर हो रही होती है, लेकिन सरफेस कंटेक्ट के थ्रू इसकी ट्रांसमिशन नहीं होती। याद रखिएगा, बुक के अंदर मेंशन है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है इसकी जो ट्रांसमिशन है वो थ्रू एयर हो रही होती है, बाई नॉट बाई सरफेस कंटेक्ट। इसकी ट्रांसमिशन तब होएगी जब एक पर्सन इनहेल करेगा, इनहेल करने के रिजल्ट में वो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई निकालेगा, और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई दैट कंटेन्स माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के न्यूक्लियाई हैं या ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई हैं, ये क्या करेंगे, उसके ओरल कैविटी के अंदर जा सकते हैं, माउथ के अंदर जा सकते हैं, नेजल पैसेज के अंदर जा सकते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जा सकते हैं, ब्रोंकाई के अंदर जा सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई तब करेंगे जब ये ब्रोंकाई के अंदर एल्वोलाई के अंदर पहुंचेंगे। मल्टीप्लाई तब करेंगे जब ये एल्वोलाई के अंदर पहुंचेंगे। जैसे ये एल्वोलाई के अंदर पहुंचेंगे तो ये वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देंगे। तो ये था टीबी के ट्रांसमिशन के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ट्रांसमिशन की बात, इसके अलावा एक और टीबी होती है जिसे कहा जाता है लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। उसमें ये होता है कि जो पर्सन होता है वो कैरी तो कर रहा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो आगे डिजीज़ नहीं काज करवा सकता। उसके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस सीपीशीज़ का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इवन ट्यूबरकुलोसिस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खुद उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, बेटा किसी भी सरफेस के ऊपर नहीं ट्रांसमिट होएगा, किसी भी सरफेस के ऊपर ट्रांसमिट नहीं होएगा। ये डायरेक्ट एयर के अंदर रहता है। इसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑक्सीजन अगर इन्वायरमेंट के अंदर अच्छी मिल जाएगी इसको तो ये ज़्यादा देर के लिए स्टे करेगा। अगर कम क्वांटिटी में मिलेगी तो ये जल्दी मर जाएगा। लेकिन सेवरल आवर्स बुक के अंदर मेंशन था कि सेवरल आवर्स के लिए ये सर्वाइव कर सकता है, लेकिन सरफेस कंटेक्ट के थ्रू ये स्प्रेड नहीं होता। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं लेटेंट टीबी के बारे में। लेटेंट टीबी में ये होता है लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन, ये लेटेंट टीबी LTBI लिखा होता है। उसमें बेटा ये होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इन 7 स्पीशीज में, या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का कोई भी बैक्टीरिया है, या इवन के माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस भी है ना, ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है लेकिन इन्फेक्शन कॉज नहीं करता, क्योंकि हो सकता है बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो इस वजह से भी ये टीबी काज नहीं कर रहा होता। लेकिन अगर जैसे ही उसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होएगा तो वो विद इन 2 ईयर्स भी डिजीज़ काज कर सकता है, लाइफ में भी काज कर सकता है, कभी भी काज नहीं कर सकता। ये डिपेंड करता है उसकी इम्यूनिटी के अंदर। अब इसका इन्फेक्शन कब होएगा, अगर हम थोड़ी सी और इंट्रो की तरफ चले जाते हैं कि ये इन्फेक्शन कैसे काज करता है। मेरा ख्याल है आप लोगों को ये लग रहा होगा कि स्लाइड मूव नहीं कर रही, तो बेसिकली हम इसका एक इंट्रो अच्छी तरीके से कर लेते हैं ताकि हमें पता होगा। उसके बाद जो स्लाइड्स हैं उस स्लाइड्स के ऊपर ये चीज़ें आपको मिलेंगी, आप लोगों को समझना आसान हो जाएगा। जैसे ही एक बंदा इनहेल करेगा तो ये जो ये एक्सहेल आउट करेगा, एक्सहेल आउट करना, ये कफ करेगा, ये स्नीज करेगा, तो ये जो ट्यूबरकल बेसलाई है ना, ये एल्वोलाई ऑफ द लंग्स तक पहुंचते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं कि वहाँ पे एलुलर मैक्रोफेजेस पड़ी होती हैं, वो इनको इंजेस्ट करने की कोशिश करते हैं, इनको इनगल्फ करने की कोशिश करती हैं। लेकिन सम बेसलाइज आर डिस्ट्रॉयड और सम आर इनहिबिटेड फ्रॉम ग्रोइंग। जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो कुछ की इनहिबिट हो जाती है, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, लेकिन कोई स्मॉल अमाउंट के अंदर ना ये इंट्रासेलुलरी मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये इंट्रासेलुलर मल्टीप्लाई करते हैं, माइक्रोफेजेस बाहर पड़ी होती हैं। माइक्रोफेजेस, ये एलुलर जो माइक्रोफेजेस होती हैं वो ये समझती हैं कि इन्फेक्शन ख़त्म हो गया है और माइक्रोफेजेस डाई करना शुरू कर देती हैं, लेकिन ये इंट्रासेलुलरी मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अब जैसे इंट्रासेलुलरी मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो जो लिम्फेटिक चैनल्स होते हैं उनके थ्रू भी ये इनका कंटेक्ट होता है। जैसे ही इनके साथ कंटेक्ट होएगा तो वो भी इसको किल करना शुरू कर देती हैं, लेकिन समटाइम्स ये स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। अब जैसे ये स्प्रेड होएगा तो सबसे पहले ये रीजनल लैम्फ नोड को इफेक्ट करता है।
उसके अलावा अगर हम लंग्स की बात करें तो जो एपिक्स ऑफ लंग्स होती है उसको इफेक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा स्प्रेड होता है, किडनी को इफेक्ट करता है, ब्रेन को इफेक्ट करता है, इवन के बोन्स को भी इफेक्ट करता है। लेकिन ये टीबी तब काज करेगा जब इसका या पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो सिस्टेमिक रिस्पांस प्रॉपरली नहीं दे सकेगा। सिस्टेमिक रिस्पांस जब डिक्रीज हो जाएगा तो उसके रिजल्ट में ये टीबी काज करना शुरू कर देगा। ओके, कोई समझ आइए। और ट्यूबरकल बेसिलाई ऑलवेज मल्टीप्लाई इन दी एल्वोलाई। और जैसे ही ये जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होते हैं जो कि ट्यूबरकल बेसिलाई कंटेन कर रहे होते हैं, इनहेल्ड होंगे, लंग्स के अंदर इंटर होंगे और एल्वोलाई तक पहुंचेंगे। एल्वोलाई के अलावा ये कहीं पे भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और इनकी स्प्रेड कैसे होती है? ये ब्रेन तक बेटा पहुंच जाते हैं, लेरिंक्स तक पहुंच जाते हैं, लैम्फ नोड तक पहुंच जाते हैं, लंग्स तक पहुंच जाते हैं, स्पाइन तक पहुंच जाते हैं, किडनी तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये एक स्मॉल अमाउंट या स्मॉल नंबर ऑफ जो ट्यूबरकल बेसिलाई होती हैं जैसे ही ब्लड स्ट्रीम के इंटर होंगे, ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर होंगे तो ये थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचते हैं। लेकिन एक टाइम पे एक जगह की टीबी काज कर रहे होते हैं। एक जगह पे ये नहीं होता कि अगर लंग्स की टीबी हुई है तो उसके साथ ब्रेन की टीबी हो गई होगी, लंग्स की टीबी हुई है उसके साथ बोन मैरो की भी टीबी हो गई होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसको जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी वहाँ पे ये ग्रो करना शुरू कर देगा, और जहाँ पे इसको इम्यून सिस्टम सप्रेशन मिलेगी, इम्यून सिस्टम डिक्रीज मिलेगा, वहाँ पे ये टीबी काज करना शुरू कर देगा। लेकिन मेनली जैसे ये ब्लड के अंदर जाएगा, अब ब्लड के अंदर जाना है, इसने ब्रेन के अंदर भी जाना है, इसने लेरिंक्स के अंदर भी जाना है, इसने लैम्फ नोड में से भी पास आउट होना है, इसने लंग्स में भी जाना है, इसने स्पाइनल कार्ड में भी जाना है, बोन और किडनी के अंदर भी जाना है। लेकिन मैं अगेन बता रहा हूँ कि ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जहाँ पे इसको ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगी, इसलिए जो लंग्स हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कंसिस्टेंसी होती है। और 85% जो टोटल टीबी हैं उसमें से 85% लंग्स की टीबी भी इसलिए काज हो रही होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। अगर सपोज हम एल्वोलाई की बात करें या किसी भी एरिया की बात करें तो होता है इसके अंदर क्या है कि 2 to 8 वीक्स के अंदर जो इम्यून सेल्स होते हैं दैट आर कॉल्ड माइक्रोफेजेस, अब वो क्या करती हैं, इसको इनगल्फ करना शुरू कर देती हैं, इंजेस्ट करना शुरू कर देती हैं और बाहर इसके एक व्हील बनाना शुरू कर देती हैं। जो ट्यूबरकल बेसिलाई होती है उसको सराउंड कर लेती हैं। अब जैसे ये सराउंड करते हैं तो ये जो सेल्स होते हैं ये बेसिकली एक बैरियर बना रहे होते हैं जिनको कहा जाता है ग्रेनुलोमा। और अगर यही टीबी जो बेसिलाई है ग्रेनुलोमा की फॉर्म में प्रेजेंट है तो जब तक ये ग्रेनुलोमा ब्रस्ट नहीं होएगा, इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा, तब तक उस कंडीशन को कहा जाता है लेटेंट टीबी इन्फेक्शन, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। के माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या ट्यूबरकल बेसिलाई जैसे ही बॉडी के अंदर इंटर होते हैं तो जो माइक्रोफेजेस हैं उसको इंजेस्ट करते हैं और उसके बाहर एक व्हील बना लेते हैं, उसको सराउंड कर लेते हैं, एक बार बैरियर शेल बना लेते हैं जिसको कहा जाता है ग्रेनुलोमा। अब जब तक बेसिलाई ग्रेनुलोमा के अंदर है तब तक ये स्प्रेड नहीं कर सकते और उस कंडीशन को लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन कहा जाता है। अब पेशेंट्स ससेप्टिबल होता है, लेकिन ऐसे होता है कि वो पेशेंट डिजीज़ नहीं काज कर सकता। अब डिजीज़ कब काज करेगा? जब इम्यून सिस्टम, ये जो बैरे व्हील बना था, ये ग्रेनुलोमा बना था, इम्यून सिस्टम ने उसको, माइक्रोफेजेस ने उसको कवर किया हुआ था, लेकिन सर्टेन कंडीशन की वजह से ये जो व्हील था, ये जो ग्रेनुलोमा था, ये रैप्चर हो गया है। या ये कह सकते हैं कि एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो ट्यूबरकल बेसिलाई को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता। जब कंट्रोल के अंदर नहीं रहेगा तो जो बेसिलाई है ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देती हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद ये डिजीज काज करते हैं जिसको कहा जाता है टीबी डिजीज। ओके, तो लेटेंट टीबी इन्फेक्शन के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन इसको कहा जाता है। इसमें ये होता है कि पर्सन्स जो होता है जिसको लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन होता है उसके अंदर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट होता है।
लेकिन टीबी डिजीज काज नहीं करता और ना ही इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकता है। इसलिए स्प्रेड नहीं कर सकता क्योंकि जो ट्यूबरकुल बेसलाई होती हैं वो ग्रेनुलोमा के अंदर प्रेजेंट होती हैं, एक बैरियर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और अगर उसका टेस्ट भी करवाएंगे तो वो भी नेगेटिव आ रहा होता है। अब टीबी डिजीज कब बनती है? टीबी डिजीज तब बनेगी जब जो ट्यूबरकल बेसलाई हैं वो इम्यून सिस्टम को ओवरकम करेंगे, और जैसे ये ओवरकम करेंगे मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन टू टीबी डिजीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन किसी टाइम भी टीबी डिजीज में कन्वर्ट हो सकता है, मैनी ईयर्स भी लग सकते हैं। इवन के एसिड फास्ट बेसलाई अगर उसका स्मेयर भी हम कलेक्ट करते हैं तो वो भी नेगेटिव आ रहा होता है। ओके बेटा, ये इजी वर्ड्स के अंदर जो डिफ्रेंशिएशन है मैंने स्लाइड्स के ऊपर एक अच्छा सा डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। उसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर एक पर्सन है जो कि लेटेंट टीबी इन्फेक्शन के साथ है और एक पर्सन है जो कि टीबी डिजीज के साथ है, इनको आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। अब पहली चीज़ तो ये है कि लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन में जो माइकोबैक्टीरियम होते हैं या टीबी के जो बैक्टीरिया होते हैं वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। पहला डिफरेंस है, पहला डिफरेंस मैंने ये बताया है कि लेटेंट ट्यूबी इन्फेक्शन, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन के अंदर जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरियाज हैं वो उसकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, अलाइव होते हैं लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं। लेकिन अगर हम टीबी डिजीज की बात करें तो इसके अंदर जो ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया हैं वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइव भी होते हैं, मल्टीप्लाई भी कर रहे होते हैं और डिजीज काज कर चुकी होती हैं। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरे में ये होता है, दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जो ट्यूबरकुलोसिस लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन है उसके जो माइकोबैक्टीरियम है ये ट्यूबरकल बेसलाई हैं वो एक ग्रेनुलोमा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जब ग्रेनुलोमा के अंदर प्रेजेंट हैं तो वो स्प्रेड नहीं हो सकते, और जैसे ये टीबी के अंदर कन्वर्ट होता है तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, हमने ये कहा है कि टीबी एयरबॉर्न डिजीज है तो ये स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। दूसरा डिफरेंस हमने ये कहा है कि जो टीबी के बैक्टीरिया हैं लेटेंट टीबी इन्फेक्शन में स्प्रेड नहीं होते, लेकिन जैसे डिजीज हो जाएगी ये स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे। तीसरा डिफरेंस आप ये ले सकते हैं कि जो लेटेंट टीबी इन्फेक्शंस है उसके अंदर जो पेशेंट है वो सिक नहीं होएगा, लेकिन एक ऐसी कंडीशन जिसमें जैसे ही बैक्टीरिया एक्टिव होंगे तो वो पेशेंट सिक हो सकता है। पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे ही वो बैक्टीरिया एक्टिव फॉर्म में होते हैं, अलाइव होते हैं, एक्टिव होंगे तो वो उसको सिकनेस काज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही टीबी डिजीज होगी पेशेंट को कफ भी होगी, पेशेंट को फीवर भी होगा, पेशेंट का वेट लॉस भी होगा। ये कॉमन साइन और सिम्टम्स टीबी डिजीज के हैं। अगर ये कॉमन साइन और सिम्टम पेशेंट के अंदर नहीं है तो वो पेशेंट लेटेंट टीबी इन्फेक्शन का है। तीन डिफरेंसेस हो गए। और चौथा डिफरेंस बेटा ये होगा कि अगर हम उसकी रेडियोलॉजी करवाएं, एक्सरे चेस्ट करवाते हैं, एक्सरे चेस्ट के ऊपर हमें लेटेंट टीबी इन्फेक्शन वाला पेशेंट्स नॉर्मल शो करेगा। उसका जो रेडियोग्राफ है या जो एक्सरे है दैट विल बी ए नॉर्मल। लेकिन अगर हम टीबी वाले पेशेंट्स के एक्सरे करवाते हैं तो उसके एक्सरे के ऊपर वाइट पैचेस आ रहे होते हैं। वी कैन से कि रेडियोग्राफ में भी अब नॉर्मल। चार डिफरेंसेस हो गए। चौथा डिफरेंसेस, हमने टेस्ट करवाना होता है, स्पुटम एनालिसिस करवाते हैं। और बेटा ये स्लाइड्स के ऊपर भी मेंशन है कि अगर हम स्पुटम एनालिसिस या कल्चर करवा रहे हैं तो जो लेटेंट टीबी इन्फेक्शन होएगा उसका स्पुटम एज वेल एज कल्चर, स्पुटम स्मेयर या कल्चर्स दोनों नेगेटिव होंगे। लेकिन अगर हम टीबी डिजीज वाले पेशेंट्स का करवाएंगे तो दोनों पॉजिटिव होंगे। इंस्टेड ऑफ दैट जो लेटेंट टीबी इन्फेक्शन है इसको हम ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसको हम टीबी डिजीज होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। किन कंडीशंस में? लाइक अगर हम प्री डायग्नोज कर सकते हैं जिसमें हमें पता चल गया है कि ये ग्रेनुलोमा बना हुआ है, ट्यूबरकल बेसलाई प्रेजेंट है, तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं और दैट विल नॉट बी कन्वर्टेड टू
टीबी डिजीज। लेकिन अगर टीबी डिजीज हो जाती है तो टीबी डिजीज नीड्स अ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ 9 मंथ। लेकिन अगर एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये भी हो सकता है कि एक ऐसा पेशेंट्स जो कि लेटेंट टीबी इन्फेक्शन का है उसको आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं होती। अब बेटा लेटेंट को हम फर्स्ट फेज नहीं कह सकते क्योंकि ग्रेनुलोमा माइक्रोफेजेस ने ग्रेनुलोमा बनाया होता है। अगर ग्रेनुलोमा जैसे ही ब्रस्ट आउट होएगा वो स्प्रेड होना शुरू होगा, उसको हम फर्स्ट फेज जरूर कह सकते हैं। लेटेंट टीबी का ये मतलब है, अब सुनिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। लेटेंट टीबी का बेटा ये मतलब है कि जो टीबी का बैक्टीरिया है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, अलाइव है, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में है। इनएक्टिव फॉर्म में कैसे है कि उसको जो माइक्रोफेजेस हैं उसने कवर किया हुआ है, ग्रेनुलोमा बनाया हुआ है। यस, जब साइन और सिम्टम्स नहीं होंगे तो लेटेंट टीबी इन्फेक्शन बेटा हर पर्सन, मोस्टली 7 to 80% जो पेशेंट्स होते हैं दैट आर लेटेंट टीबी इन्फेक्शंस सफ़र कर रहे होते हैं। लेकिन अब उनके अंदर टीबी डेवलप होती है या नहीं होती उनकी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और सर्टेन पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि किसी भी टाइम लाइफ के किसी भी पार्ट में उनको टीबी डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो लेटेंट टीबी इन्फेक्शन में आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर किसी पेशेंट्स को टीबी डायग्नोज हो गया है, टीबी डिजीज़ हो गई है, दैट मे रिक्वायर रेस्पिरेटरी आइसोलेशन। ओके, इसके अलावा बेटा एक और डिफरेंस आप ये कह सकते हैं कि जो लेटेंट टीबी इन्फेक्शन होती है ये नॉट टीबी केस, लेकिन जो एक्टिव टीबी है अगर टीबी डिजीज़ हो गई है तो ये टीबी का केस कंफर्म हो जाता है। ओके, ये मेन डिफरेंसेस थे जो कि आप लोगों ने क्वेश्चन ये था कि लेटेंट टीबी का। अच्छा ठीक है, आइसो कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो बेटा इस तरह इनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम साइड्स ऑफ डिजीज की बात करें तो ये पल्मोनरी होता है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी होता है। ये स्लाइड्स के ऊपर भी मेंशन किया हुआ है, लेकिन चले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी क्या होता है। बेटा अगर लंग्स को इफेक्ट कर रहा है, टीबी डिजीज हो गई है, उसने लंग को इफेक्ट करना शुरू कर दिया है, दैट इज रेफर टू एज पल्मोनरी टीबी। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ टीबी होती है वो मोस्टली पल्मोनरी टीबी होती है। अब टीबी के अंदर क्या क्या हो रहा होता है, कफ हो रही होती है, अब नॉर्मल चेस्ट रेडियोग्राफ आ रहा होता है, फीवर हो रहा होता है, स्वेटिंग हो रही होती है, वेट लॉस हो रहा होता है। ये सारी साइन और सिम्टम्स पल्मोनरी टीबी की होती हैं। अगर हम बात करें कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी क्या है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी एक ऐसी डिजीज़ है जो कि अदर देन लंग्स के अंदर अकर हो रही होती है। लाइक लेरिंग्स के अंदर है, लेम्फ नोड के अंदर है, प्लूरा के अंदर है, किडनी के अंदर है, ब्रेन के अंदर है, बोन्स के अंदर है, जॉइंट्स के अंदर है। तो जब लंग्स के अलावा किसी भी एरिया के अंदर अगर टीबी अकर होएगी तो दैट टीबी इज नोन एज एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। हमने साइड्स ऑफ टीबी के बारे में बात की है, तो दो साइड्स मेनली मैंने डिस्कस की हैं, वन इज पल्मोनरी टीबी एंड अदर वन इज एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी में अदर देन लंग्स अगर किसी भी एरिया के अंदर अकर हो गई है, और पल्मोनरी का मतलब है कि लंग्स के अंदर अगर अकर हो रही है तो। और मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जो मोस्टली 85% जो टीबी होती है वो पल्मोनरी टीबी होती है, और बाकी जो रिमेनिंग 15% है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है। अब एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में होता क्या है, बेसिकली हो सकता है कोई HIV इन्फेक्शन हो गया पेशेंट्स को, इसके अलावा कोई और डिजीज़ हो सकती है, लाइक कोई ओरल कैविटी लेरिंक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है, माइलरी टीबी हो गई है। माइलरी टीबी बेटा तब होएगी जब जो टीबी का बैक्टीरिया है ट्यूबरकल बेसिलाई ब्लड स्ट्रीम के इंटर होएगा, उसके अलावा डिसेमिनेट करेगा टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जैसे ही ये ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद ये अगर मल्टीपल साइट्स के ऊपर इन्फेक्शन काज कर रहा है ग्रो करने के बाद, तो उसको कहा जाता है माइलरी टीबी। अब इसको माइलरी टीबी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर इसका हम रेडियोग्राफ करवाते हैं ना, तो उसकी जो अपीयरेंस होती है वो माइलेज शीट की तरफ स्कैटर्ड होती है थ्रू आउट द लंग्स। अगर हम देखेंगे तो माइलरी टीबी को माइलरी टीबी इसलिए कहा जाता है
केस का अगर हम रेडियोग्राफ करवाते हैं तो वो माइलेट सीड्स की तरह स्कैटर्ड नजर आता है, और ये मोस्टली इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स, इम्यूनो कम्प्रोमाइज बच्चों के अंदर भी हो सकता है, बड़ों के अंदर भी हो सकता है, जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं। ओके, मेरा ख्याल है इतना हमें टीबी के बारे में पहले पता था, लेकिन अब आप लोगों को थोड़ा सा और पता चल गया है। अब हम स्लाइड्स के ऊपर देख लेते हैं, लेकिन एक चीज़ चलें और आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बता देता हूँ जो भी मेरे माइंड में आई है, कि कौन से पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि रिस्क के ऊपर हैं, कौन से पर्सन हैं जो कि रिस्क के ऊपर हैं। अब ये आप बता सकते हैं कि वो कौन कौन से लोग हो सकते हैं जो कि रिस्क पे हैं। लाइक जल्दी बताएं, कौन से पेशेंट, कौन से लोग ऐसे होते हैं जो कि रिस्क पे हो सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, छोड़े वो पर्सनस दैट आर इफेक्टेड विद HIV। अगर HIV की इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं तो वो मोर रिस्क पे हैं, क्योंकि जो CD4 सेल्स होते हैं HIV उनको अटैक करना शुरू कर देता है। ओके, इम्यूनिटी जिनकी कम होती है डेफिनेटली, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि चिल्ड्रन यंगर देन 5 years ऑफ एज मोर प्रोन होते हैं, या पर्सनस हु आर रिसेंटली इन्फेक्टेड विद ट्यूबरक्लोसिस, लाइक अगर पास्ट 2 years के अंदर अगर उनको टीबी हुआ था तो वो अगेन ससेप्टिबल होते हैं। या एक ऐसा पेशेंट्स जिनकी हिस्ट्री ऑफ टीबी था लेकिन उसको इनएडिक्वेटली ट्रीट किया गया है, लाइक उसको ने क्या किया, 3 month की मेडिकेशन खाई है, उसके बाद उसने छोड़ दिया है, या उसको मेडिसिन मिली ही नहीं है, वो भी पेशेंट अगेन, वो भी पर्सन अगेन रिस्क पे होगा। तीसरा चौथा ये होगा कि वो पेशेंट्स जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी ले रहे होते हैं, लाइक जिसके अंदर ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर अल्फा है, अगर ये ले रहे हैं तब भी वो ससेप्टिबल हैं। इसके अलावा सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं, स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, अगर स्टीरॉइड्स भी ले रहे हैं, जो कि एक बुक के अंदर लिखा हुआ था कि अगर मोर देन 15 मिलीग्राम ऑफ प्रेडनिसोन पर डे अगर ले रहे हैं तो वो भी टीबी के रिस्क पे हैं। 15 ग्राम ऑफ प्रेडनिसोन अगर पर डे ले रहे हैं, दैट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो अगर ये पर डे ले रहे हैं तो वो भी पेशेंट या पर्सन इंक्रीज रिस्क ऑफ टीबी डिजीज है। इसके अलावा वो पेशेंट्स जिनकी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुई है और वो स्टीरॉयड थेरेपी ले रहे हैं। इसके अलावा वो पेशेंट्स या वो पर्सनस जो कि डायबिटीज मेलाइटस के हैं, क्रोनिक रीनल फेलियर के हैं, ल्यूकीमियाज के हैं, या हेड और नेक की कैंसर्स के हैं, तो वो भी रिस्क पे होती हैं। वो पर्सनस जिनकी गेस्टेक्टमी हुई है या जुजिनोइलियल बाईपास हुआ है, वो भी रिस्क पे होती हैं। और वो पर्सनस जिनका वेट लेस देन 90% ऑफ देयर आइडियल वेट है, वो भी रिस्क पे हैं। सिगरेट स्मोकर्स आप लोगों को पता है ऑलरेडी, सिगरेट स्मोकर्स हो गए, अल्कोहल ड्रिंकर्स हो गए, ये ड्रग अब्यूजर्स हो गए, दीज आर मोस्ट इन्फेक्टेड। और इसके अलावा अगर पॉपुलेशंस क्राउडेड एरिया के अंदर रह रही है, तो वो जो क्राउडेड एरिया वाली पॉपुलेशन है वो भी रिस्क पे होती है। अगर उनमें से एक को डायग्नोज हो गया तो वो पूरी जो पॉपुलेशन होती है उसको भी इन्फेक्ट कर सकता है। ओके, कुछ समझ आ गई होगी, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा खासा, कि हमने टीबी के बारे में डिस्कस किया है। बाकी हम टीबी की ड्रग्स के बारे में स्लाइड्स के बाद डिस्कस कर लेते हैं। इसमें MDR टीबी होता है, XDR टीबी होता है, ये ड्रग्स होती हैं जो कि दे रहे होते हैं, मल्टीपल रेजिस्टेंस टीबी। ठीक है, ये हम बाद में इंशाल्लाह लेक्चर्स के एंड पे अगर टाइम बचता है तो देख लेते हैं। प्राइमरी MDR टीबी और सेकेंडरी MDR टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। प्राइमरी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी इन्फेक्टेड विद ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म या अक्वायर्ड और डेवलप्ड ड्रग रेजिस्टेंस, ये भी हम इंशाल्लाह 1 by 1 इसको देख लेते हैं। ओके, तो टीबी के बारे में हम स्लाइड्स के ऊपर देखते हैं। पहली ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेनेसिस है। अच्छा, ठीक है, तो काज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज होती है
जो कि काज कर रही होती है। स्प्रेड पर्सन टू पर्सन थ्रू एयरबॉर्न पार्टिकल्स दैट कंटेन्स माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉल्ड ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। अब ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं, ट्यूबरकल बेसिलाई भी इनको कहा जाता है। अब जैसे ही पर्सन कोई कफ करेगा, कोई स्नीज करेगा, सिंग करेगा, तो उस टाइम ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जो ड्रॉपलेट्स न्यूक्लियाई हैं, जिनका साइज 1 से लेके 5 माइक्रोन तक होता है, ये एक्सेल आउट करवा रहे होते हैं। अब ये सेवरल आवर्स के लिए रहता है और डिपेंड कर रहा होता है इन्वायरमेंट के ऊपर। अगर इन्वायरमेंट जिसके अंदर ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट है तो ये ज़्यादा देर के लिए स्टे कर सकता है। ट्रांसमिशन अकर्स व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन कफ करता है, स्नीज करता है, लॉफ करता है, सिंग करता है, ये ऐसी कंडीशन के अंदर ये ट्रांसमिट हो रहा होता है। प्रोलॉन्ग contact needed for transmission. 10% of infected person will develop TB disease at some point in their life. अगर पेशेंट्स था अच्छा बेटा, जो एग्ज़ाम होगा वो डेफिनेटली जूम के ऊपर अच्छा SLMS पे होगा बेटा। जैसे पहले आपका क्विज होता है वैसे ही क्विज होगा, और जो आपका वाइवा है वो जूम पे होगा। ओके, तो 10% ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विल डेवलप टीबी डिजीज एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ्स। अगर कोई भी पेशेंट जो कि लेटेंट टीबी इन्फेक्शन का पेशेंट था, लेटेंट टीबी इन्फेक्शन ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन का पेशेंट था, तो उसमें 10% चांसेस हैं कि वो टीबी डेवलप कर देगा एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स। पैथोजेनेसिस पहले भी हमने डिस्कस कर ली है, आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, जिसके अंदर जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है इज हाईली कंडीजियस एयरबॉर्न रॉड शेप ऑर्गेनिज्म बेसलेस होता है that thrives to on oxygen, grow slowly and possess a waxy cell wall. ओके, तो ये मैं पहले भी आपको बता रहा था कि ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट है। जहाँ पे इसको ऑक्सीजन मिलेगी वहाँ पे ये जल्दी ग्रो करेगा। वेलकम बेटा। बेटा आप लोगों को नहीं होगा वाइवा। Okay, the cell wall structures and functions are not well understood but appear to allow the bacteria to survive within the immune cell called macrophages. अब जैसे ही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टुबरकल या बेसलस की फॉर्म में, टुबरकल बेसलस की फॉर्म में इंटर होता है, तो जो इम्यून सेल्स होते हैं, इम्यून सिस्टम के इम्यून सेल्स दैट आर कॉल्ड माइक्रोफेजेस, ये इसको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करवाने के बाद इसको दूसरे सेल से सेपरेट करके इंजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, इनगल्फिंग करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद इसको ऊपर एक व्हील बनाना शुरू कर देते हैं, एक कवरिंग, एक बैरियर बनाना शुरू कर देते हैं, और उस बैरियर या कवरिंग को ग्रेनुलोमा कहा जाता है। जैसे ही ग्रेनुलोमा बन जाता है तो वो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस ग्रेनुलोमा के अंदर एक्टिव फॉर्म में रहता है, अलाइव रहता है, एक्टिव फॉर्म में रहता है, लेकिन डिजीज नहीं काज कर सकता अनटिल अनलेस के इम्यूनिटी डिक्रीज ना हो जाए। जैसे ही इम्यूनिटी डिक्रीज होएगी तो देन वो डिजीज काज कर सकता है, या जब ग्रेनुलोमा ब्रस्ट आउट होएगा, ग्रेनुलोमा से बाहर निकलेगा, तब भी वो डिजीज काज करेगा। और एक ऐसी डिजीज जिसमें वो मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर रहा होता है बाई स्प्रेडिंग थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, स्प्रेडिंग थ्रू द lymph नोड, lymph, तो उसको माइल्ड टीबी का नाम दिया जाता है। It also provides the organism with a resistance barrier to many common drugs. Definitely इसलिए अगर ग्रेनुलोमा बना हुआ है तो जो अगर कोई मेडिसिन ले रहा है पेशेंट, तो मेडिसन उस तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि बाहर एक वॉल बनी होती है, एक बैरियर बना होता है, और वो बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। इसके अलावा बैक्टीरिया प्राइमरी होस्ट इज द ह्यूमन एंड इन्फेक्शन spread through direct person to person contact. When an infected person talks, coughs, sings, or spits, tiny aerosol droplet containing bacteria are released into the air and inhaled by the uninfected person. अब एक ऐसा पर्सन जिसको टीबी है, टीबी डिजीज की बात कर रहे हैं हम, लेटेंट टीबी इन्फेक्शन की बात नहीं कर रहे, टीबी डिजीज की बात कर रहे हैं। अगर उसको टीबी डिजीज हुई है तो जब वो कफ करेगा, जब वो स्पीक करेगा, जब वो लाफ करेगा, जब वो स्पिट करेगा,
तो उसके साथ तीनी एरोसोल ड्रॉपलेट्स जिनका डायमीटर 1 से लेके 5 माइक्रोन तक होता है वो एक्सेल आउट करवाता है। जैसे एक्सेल आउट करेगा तो वो एयर के अंदर रहेगा, एयर के अंदर रहने के बाद वो किसी भी टाइम जो नॉर्मल पर्सन्स होता है उनको उनके अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। पाइपेबल बैक्टीरिया कैन रिमेन इन देयर फॉर लॉन्ग टाइम, सेवरल आवर्स के लिए रह सकता है। वंस द बैक्टीरिया आर इनहेल्ड दे आर इनगल्फ्ड बाय द माइक्रोफेजेस। वाइट ब्लड सेल ये इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं दैट आर नोन एज माइक्रोफेजेस, जो कि एल्वोलाई के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और जैसे ही ये एल्वोलाई के अंदर जाएगा वहाँ पे जाके इसने ग्रो करना होता है। अगर एल्वोलाई तक नहीं जाएगा ग्रो नहीं करेगा। The bacteria replicate within the macrophages for 2 to 3 weeks before spreading throughout the body. अब होगा क्या कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस सपोज लंग्स के अंदर चला गया है, एल्वोलाई के अंदर चला गया है, वहाँ पे इसने ग्रो करना शुरू कर दिया है। जैसे ये ग्रो करता जाएगा तो जो माइक्रोफेजेस हैं उसको किल करते हैं। अगर तो किल हो जाता है वेल एंड गुड, बाकी जैसे ही ग्रेनुलोमा बन जाएगा, ग्रेनुलोमा बनने के बाद जो बाकी माइक्रोफेजेस होती हैं वो डाई करना शुरू कर देती हैं, लेकिन ग्रेनुलोमा के अंदर ये प्रेजेंट होता है। सर्टेन कंडीशंस जिसके अंदर ग्रेनुलोमा वीक हो जाता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जैसे इम्यूनिटी डिक्रीज होती है, या पेशेंट्स जिसको हमने पहले डिस्कस किया है कि कौन से पेशेंट्स रिस्क पे होते हैं, वो पेशेंट्स अगर इस तरह का कोई अल्कोहल ड्रिंकर है, कोई स्टीरॉयड ले रहा है, या किसी को ऑलरेडी टीबी हो गया था, या उसका पहले कोई एक्सपोजर हो चुका है, या एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट्स है, या स्टीरॉयड थेरेपी ले रहा है, तो इस तरह का अगर कोई पेशेंट्स उसके कांटेक्ट में आएगा तो डेफिनेटली उसमें टीबी होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे और उन पेशेंट्स के अंदर टीबी डेवलप हो जाएगा। In 95% of cases, the macrophages throughout the body are able to contain the bacteria and no apparent disease is noted. However, the bacteria are not completely destroyed and can remain dormant for years. अब ये ग्रेनुलोमा की बात कर रहे हैं कि ग्रेनुलोमा की फॉर्म के अंदर ये जो बैक्टीरिया है ये सेवरल ईयर्स तक बॉडी के अंदर रहता है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्री इंटर द स्पेस, द बेसिलाई रेप्लिकेट इन इनॉर्मस नंबर्स, thriving in this no highly favorable environment. और बेसिलाई spreads through air passages from the cavities to other parts of the lungs and larynx. और उसके बाद swallowed sputum may cause lesions in the GIT tract और alimentary tract या digestive tract के अंदर वो स्पूटम जो कि स्वालो कर रहे होते हैं जिसके अंदर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है वो GIT के अंदर जाके लीजन काज करना शुरू कर देता है। ये डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर लीजन काज करना शुरू कर देता है। जैसे ही वहाँ पे लीजन्स होते हैं, काज होते हैं, तो वो इंटेस्टाइन को डैमेज करते हैं और इंटेस्टाइनल टीबी होना शुरू हो जाता है। डिफरेंट साइड्स क्या होती हैं ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो पल्मोनरी टीबी होता है लंग्स के अंदर वो 85% ऑफ ऑल टीबी केसेस आर पल्मोनरी टीबी, और दूसरा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है। अब जो पल्मोनरी टीबी है वो 85% केसेस जो कि लंग्स जिसमें इफेक्टेड होती हैं, और जो रिमेनिंग 15% हैं उनको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहा जाता है, और वो लंग्स के अलावा किसी भी एरिया के अंदर टीबी काज हो सकता है। लाइक लेरिंग्स हो सकता है, लिम्फ नोड हो सकते हैं, ब्रेन और स्पाइन हो सकता है, किडनी हो सकता है, बोन मैरो हो सकता है, बोन और जॉइंट्स हो सकते हैं। लेकिन जो माइलरी टीबी है, माइलरी टीबी occurs when the tubercle bacilli enter the bloodstream and are carried to all parts of the body। और जब मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते हैं या मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें ये ट्यूबरकल बेसिलाई ब्लड स्ट्रीम में इंटर होने के बाद उनको इफेक्ट कर रहा होता है या मल्टीप्लाई कर रहा होता है, तो उसको कहा जाता है माइलरी टीबी या माइलरी ट्यूबरकुलोसिस। Not everyone exposed becomes infected. Probably the transmission depends on infectiousness, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, लेंथ ऑफ एक्सपोजर। ये तीन चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि हर बंदा टीबी से एक्सपोज नहीं हो सकता। इफेक्टिवनेस, इन्फेक्शियसनेस कितना है, टाइप ऑफ इन्वायरमेंट किस तरह है, और लेंथ ऑफ एक्सपोजर, तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। 10% of affected persons will develop TB disease at some point in their lives, जिसमें 5% विद इन 2 years डिवेल्प हो जाता है जिनके अंदर, और जो 5% हो सकते हैं उनके अंदर लाइफ के अंदर किसी भी टाइम टीबी डिवेल्प हो सकता है।
5% ऐसे होते हैं जिनके अंदर 1 to 2 years के अंदर डेवलप हो जाता है, और वो 5% वो पेशेंट्स होते हैं जो कि ऑलरेडी इम्यून कम्प्रोमाइज होते हैं। अ पर्सन एट रिस्क फॉर डेवलपिंग टीबी, ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि वो पेशेंट्स जो कि टीबी डेवलप करने में आते हैं, उनके अंदर 2 तरह की कैटेगरीज हो सकती हैं। दोज हु हैव बीन रिसेंटली इन्फेक्टेड, जिनको ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ था, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया लेकिन कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं लिया था, और वो अगेन ठीक नहीं हो गया, उनके अंदर जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस था वो ग्रो करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा दोज विद द क्लिनिकल कंडीशंस दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्रोग्रेसिंग फ्रॉम लेटेंट टीबी इन्फेक्शन टू टीबी डिजीज, पेशेंट्स जिनके अंदर लेटेंट टीबी था लेकिन उनके अंदर सर्टेन अदर कंडीशन डेवलप हो गई हैं जिसकी वजह से उनके अंदर टीबी डेवलप होना शुरू हो गया है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है कि पर्सन्स मोर लाइकली टू हैव बीन रिसेंटली इन्फेक्टेड इंक्लूड्स क्लोज कंटैक्ट टू पर्सन विद इन्फेक्शियस टीबी, वो पेशेंट्स जो कि टीबी के हैं और उनके साथ क्लोज कंटैक्ट में हैं वो भी टीबी से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ये स्किन टेस्ट कन्वर्ट्स विद इन पास्ट 2 years, या स्किन टेस्ट कन्वर्टर्स हैं, अगर उनका विद इन पास्ट 2 years एक्सपोजर आया तो वो भी टीबी के इन्फेक्टेड हो सकते हैं। रिसेंट इमिग्रेंट्स फ्रॉम द टीबी इंडेमिक एरियाज, कोई लाइक यूएसए से आया है विद इन 5 years के अंदर तो वो भी डेवलप कर सकता है। चिल्ड्रन 5 years ऑफ एज ए पॉजिटिव ट्यूबरकुलम स्किन टेस्ट के साथ हैं तो उनके अंदर भी डेवलप हो सकता है, इनको रिसेंट इन्फेक्शन हुआ था। ये रेजिडेंट एंड एम्प्लॉय ऑफ हाई रिस्क सिगरेट स्मोकर्स, कंग्रेट सेटिंग्स जिसके अंदर प्रोफेशनल फैसिलिटीज़, होमलेस शेल्टर्स या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जिनकी लैकिंग है इस एरिया के अंदर, वो भी पेशेंट्स रिस्क पे होते हैं। इसके अलावा पर्सन मोर लाइकली टू प्रोग्रेस फ्रॉम लेटेंट टीबी इन्फेक्शन टू टीबी डिजीज, HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स, हिस्ट्री ऑफ प्रायर अनट्रीटेड टीबी, अंडरवेट और माल न्यूरिश्ड पर्सन, इंजेक्शन ड्रग यूज like drug abusers, या those receiving tumor necrotic alpha antagonist for treatment of rheumatoid arthritis या Crohn disease और certain medical conditions, तो ये सारे पेशेंट्स जो हैं ये रिस्क पे होते हैं। तो बेसिकली अगेन हम देख लेते हैं कि वो पेशेंट्स जो HIV से इन्फेक्टेड होते हैं, चिल्ड्रन यंगर देन 5 years ऑफ एज ये इन्फेक्टेड होते हैं, वो पर्सन्स who were recently infected with tuberculosis within the past 2 years. Instead of that, the persons who have a history of unadequately treated TB, including persons with the fibrotic changes in the chest radiograph, tumor necrotic factor, कोई कैंसर्स हो गई है या कहीं पे कोई ट्यूमर हो गया तो उसको नेक्रोटाइजिंग करवा रही हैं। इसके अलावा पर्सन्स जो कि इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी रिसीव कर रहे हैं, इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी सच एज कोई ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर अल्फा ले रहे हैं, एंटागोनिस्ट ले रहे हैं, ये सिस्टम में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं। या मैं पहले भी आप लोगों को बता रहा था कि वो पेशेंट्स जो कि 15 मिलीग्राम ऑफ प्रेडनिसोन पर डे से ज़्यादा अमाउंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो वो भी लेटेंट टीबी इन्फेक्शन से टीबी डेवलप करने में रिस्क पे होते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट वो पर्सन्स जिनके अंदर अदर कंडीशंस हैं, अदर डिजीजेज हैं, लाइक टीबी हो सकता है, लाइक डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, ल्यूकीमियाज हो सकते हैं, कोई कैंसर हेड और नेक की कैंसर हो सकती है, लंग्स की इवन कैंसर हो सकती हैं, रीनल फेलियर के पेशेंट्स हो सकते हैं, तो ये सारी कंडीशंस उसको डील कर रही होती हैं। या वो पेशेंट्स जिनके अंदर जो बॉडी वेट है वो लेस देन 90% ऑफ आइडियल बॉडी वेट है, सिगरेट स्मोकर्स हो सकते हैं, ड्रग अब्यूजर्स हो सकते हैं, अल्कोहल ड्रिंकर्स हो सकते हैं सॉरी, या वो पॉपुलेशन या वो लोग जो कि क्राउडेड एरिया के अंदर रह रहे होते हैं, तो ये सारे जो पेशेंट्स हैं ये रिस्क पे हो सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल है आज के लिए काफ़ी है, बाकी हम इंशाल्लाह जो डिस्कस करेंगे वो लेटेंट टीबी इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और टीबी डिजीज़ के बारे में, और ये उनका डिफ्रेंशिएशन भी है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, अभी तक कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो पूछने वाला तो यू कैन आस्क मी।
सिलेबस बेटा जितना पड़ा है, ये टीबी बेशक इंक्लूड करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम इंक्लूड कर लीजिएगा, अगर इसको एक्सक्लूड करना है तो इट्स अप टू यू। बाकी जितना भी हमने पढ़ा है वो सारा इंक्लूडेड होगा। और पढ़े में हमने क्या क्या पढ़ा है ये आप लोगों को पता है या मैं बता दूं? इसके अंदर हमने ब्लड प्रेशर पढ़ा था, शॉक हमने डिस्कस किया था, पेप्टिक अल्सर डिस्कस किया है, मेनिंजाइटिस डिस्कस किया है, हीमोस्टेसिस डिस्कस किया है, इन्फ्लेमेशन और रिपेयर डिस्कस किया है। ठीक है, ये सारे टॉपिक इंक्लूडेड होंगे। यस, ठीक है। और अगर टीबी इंक्लूड करना है तो टीबी भी इंक्लूड कर लेते हैं, क्या ख्याल है? कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम टीबी कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई लेक्चर आप लोग, ये पोर्टल पे सब लोग लेक्चर अपडेटेड हैं, अगर कोई आप लेक्चर रिवाइज करवाना चाहते हैं कि आपकी मिड टर्म की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए या रिपीट करवाना चाहते हैं तो लेट मी नो, मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम उसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, साथ में टीबी भी कर लेंगे और वो लेक्चर भी हम 15 से 20 मिनट के अंदर उसको भी रिवाइज कर लेंगे। जो आपको मुश्किल लगता है लाइक कर लेंगे तो वेल एंड गुड, अगर कोई डिफ़िकल्ट लगता है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो लेट मी नो, मैं आपको वो विद इन 10 to 15 मिनट्स के अंदर रिवाइज करवा दूंगा। टेस्ट बेटा आप लोग विलिंग हैं तो बता दीजिएगा, नहीं तो फिर मिड टर्म के लिए मिड टर्म कर लेंगे। बेटा जिस दिन आप विलिंग होंगे मुझे बता दीजिएगा, मैं उसी दिन टेस्ट कंडक्ट कर लूँगा। बाकी क्लास से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, कोऑर्डिनेट करने के बाद मुझे बता दीजिएगा किस दिन टेस्ट देना है और कौन से टॉपिक का टेस्ट देना है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर ऑन थर्सडे एट 6 PM। और संडे को चलें, लेट मी नो, संडे को मैं ऑनलाइन कर दूंगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। कंजेनिटल डिसऑर्डर्स बेटा इंक्लूडेड नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो मैं कंजेनिटल डिसऑर्डर्स भी करवा दूंगा। ओके, इन्फ्लेमेशन इंक्लूडेड है बेटा, इन्फ्लेमेशन का टेस्ट देना तो इन्फ्लेमेशन का टेस्ट मैं बना दूंगा। मिड टर्म बेटा 1 घंटे में सारे चैप्टर तो रिवाइज नहीं होंगे, आपको जो डिफ़िकल्ट लगता है ना वो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको रिवाइज करवा दूंगा। आपस में डिस्कस कर लीजिएगा ना कि ये टॉपिक आप लोगों को डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, ओके, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर्स, बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे।